दोस्तों, विज्ञान और हम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में लगातार नए नए मुद्दों के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर जिनका विज्ञान से कोई ना कोई रिश्ता नाता है। आज हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है इस बात से कि एक ऐसा अधेड़ उम्र का आदमी जो जेल में, जिसने सिर्फ यूरोप में शुरुआत के पीरियड में थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी, फिर वो साइंस छोड़ दी और उस साइंस के छोड़ने के बाद वो लॉयर बन गया। और लॉयर बनने के बाद जब हिंदुस्तान आया तो उसकी पूरी जिंदगी राजनीति में निकली। मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यानी आधी से ज्यादा उम्र सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में लगा दी। और स्वतंत्रता संग्राम में वो एक ऐसे शख्स की हैसियत से उभरे जो गांधी के बाद इस देश में सबसे ज्यादा अहम होने जा रहा था। हिंदुस्तान आजाद होने वाला है। नेहरू और कांग्रेस के सारे नेता जेल के अंदर हैं और नेहरू 1945 में एक किताब लिखना शुरू करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब ज्यादातर इतिहास के ऊपर बात करती है, फिलॉसफी या दर्शन के ऊपर बात करती है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करती है। और इसमें कोई 10 पेजेस ऐसे हैं जो साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं। हिंदुस्तान आजाद होता है, नेहरू की ये किताब 1946 में छपती है और ये किताब बहुत अहम हो जाती है। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये किताब अपने अंदर कमाल की किताब है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर ख्यालात हैं और ये हिस्ट्री की एक बड़ी अहम किताब बन जाती है। ये किताब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें नेहरू पहली बार बात करते हैं और पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज़ पेश करते हैं जिसे हम साइंटिफिक टेम्पर के नाम से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। वो पिछले 100 साल की डिबेट जो साइंस को लेकर के इस देश के अंदर हो रही थी, उसको इन 10 पेजेस में सम कर देते हैं, सम अप करते हैं और हमें उसका जिस्ट मिल जाता है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस बात की कि वो विज्ञान का विस्तार कैसे करें। तो शुरुआत होती है बहुत सारे संस्थान बनाने की, ये सोचने की कि आगे आने वाले हिंदुस्तान में वैज्ञानिक संस्थान कैसे होंगे, वैज्ञानिक पढ़ाई कैसी होगी, वैज्ञानिक सोच कैसी होगी। और लगातार कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके ऊपर वाद विवाद होता है। हमारे देश के महान साइंटिस्ट, जिनमें सीवी रमन से लेकर के एसएन बोस से लेकर के एसएस भटनागर या होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग इस डिबेट में भाग लेते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट भाग लेते हैं। और हमारा देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है इस बात का प्रण लेकर के कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और हमारे संस्थानों के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ना होते तो फिर ये सारी पॉलिसीज भी ना होती। अद्भुत बात यह है कि 1958 यानी 1958 में हमारी पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसे हम एसपीआर या साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन दुनिया की किसी और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास अभी तक नहीं किया गया। तो हमारा देश पहला देश बनता है जो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास करता है। और मैं इसको अद्भुत क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और ये भी कहते हैं कि मैं ये पूरा रेजोल्यूशन पढ़ूंगा। पार्लियामेंट के अंदर किया यह जाता है कि रेजोल्यूशन या बिल रखा जाता है, उसे टेबल करना कहते हैं। वो टेबल किया जाता है यानी बांट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर बहस शुरू होती है। वो पार्लियामेंट में पढ़ा नहीं जाता, पर नेहरू खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन का हर एक शब्द इस देश के भविष्य के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस पूरे रेजोल्यूशन को पढ़ा जाएगा। और वो पूरा रेजोल्यूशन हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री पढ़ता है। नॉर्मली ये होता है आमतौर पर
और आजकल तो अब देख ही रहे हैं कि कोई बिल आता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आए या ऑपोजिशन की तरफ से आए, उसके हर शब्द के ऊपर झगड़ा होता है, आपस में टकराव होता है। ये बदलो, वो चेंज करो, ये यहाँ से हटाओ, वो डालो, ये कमी है, वो कमी है। ये रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से। ऑपोजिशन क्या करता है? ऑपोजिशन खड़ा होकर के ये कहता है कि नेहरू ने इस रेजोल्यूशन को लाने में देर कर दी और ये बहुत बड़ी गलती है, ये रेजोल्यूशन पहले आना चाहिए था। ऑपोजिशन के मेंबर्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप इसमें बात कर रहे हैं कि हम अपने देश के अंदर से भ्रांतियां और मिथकों को हटाएंगे, और बाहर उस वक्त कुंभ मेला चल रहा था। ऑपोजिशन मेंबर्स कहते हैं कि उस कुंभ मेले के अंदर मिथक फैलाए जा रहे हैं, एंटी साइंस बातें हो रही हैं, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? ऑपोजिशन कहता है कि CSIR को कम फंड्स क्यों दिए जा रहे हैं, उसकी लेबोरेटरीज को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? अगर ये रेजोल्यूशन पहले आता तो कहीं ज्यादा बढ़ती। और ये समझना चाहिए कि शुरुआत के दौर में, यानी 10 साल के अंदर CSIR की 23 लेबोरेटरीज बन चुकी। तो देश का निर्माण जो है वो एक तरह से हो रहा है। यानी देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि देश आगे आने वाले वक्तों में साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर उसका निर्माण किया जाएगा, तो फिर वो मीडिया हो, वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो जुडिशियल सिस्टम हो, वो तंत्र हो, सब और साइंटिफिक कम्युनिटी, सब इसमें जुट जाते हैं कि हम किस तरह से ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक सोच का विस्तार कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इस एक एक कदम बढ़ा करके आगे चलते हैं और DRDO बनता है, एटॉमिक एनर्जी बनता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनता है, ISRO बनता है, जिसके ऊपर बहुत गर्व किया जाता है आज, और सही गर्व किया जाता है। और हम दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट को ना सिर्फ ये कि उनकी लिखाई को, उनकी सोच को, उनकी रिसर्च को समझ सकते हैं, बल्कि हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हम उसमें भागीदार बनने की हैसियत में पहुंच जाते हैं। ये याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जब ये देश छोड़ा था तो इसका खून का आखिरी कतरा तक चूसने की कोशिश की थी। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत कहा जाता है कि उससे पहले का काल था, जिसको मुसलमानों का काल कह दिया जाता है, वो बड़ा भयानक था। याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों के आने से पहले इस देश की GDP दुनिया की 1/4 GDP, यानी दुनिया की 1/4 दौलत हम पैदा कर रहे थे। हम यहाँ थे और अंग्रेज़ों के जाने के बाद 1% से भी कम रह गई थी। यानी अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और तब हमारे देश में लीडरशिप ने ये प्रण लिया कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा करेंगे। यानी कमर कसी, उस वक्त भयानक हालात थे, देश में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि जो मिडिल क्लास जिसकी हम आज बात करते हैं, वो शायद उस गरीबी को सोच भी नहीं सकता। राशन की दुकान पे लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी और मिडिल क्लास के लोग उन लाइनों में लग चीज़ें खरीदते थे। सैलाब आते थे, बर्बादी लग जाती थी, महामारियां फैल रही थी, ये सारी चिंताएं थी। इसके बावजूद हमने ये प्रण लिया कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी खर्चा करेंगे। अब देखते हैं जो हमारी आज की लीडरशिप। जाहिर है कि मैं समझता हूं वो नेहरू जैसी किताब लिखना तो छोड़ दीजिए, उसको पढ़ के समझ भी नहीं सकते। तो हम इन हालात में पहुंच गए। और ये हुआ कैसे? क्या नेहरू को साइंस आती थी? मैंने शुरू में ही कहा कि नेहरू ने साइंस पढ़ी नहीं थी। फिर साइंस के ऊपर इतनी खूबसूरती से चिंतन करना और उसको लिखना और उसको बढ़ावा देना कहाँ से आया था? वो इसलिए आया था कि नेहरू हों, गांधी हों, आज़ाद हों या पटेल हों, इनकी परवरिश स्वतंत्रता संग्राम के साथ तो हो ही रही थी, लेकिन इनकी परवरिश सिर्फ अपने देश के नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ हो रही थी। और इस वजह से नेहरू जैसी शख्सियत, मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत हमको वो एजुकेशन सिस्टम दे पाई, बहुत सारी कमियों के बावजूद दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से एक था। आज के दौर के निकले हुए ये राजनेता
बाबाओं की कुटियाओं में और आरएसएस की शाखाओं में पले बढ़े। इनकी मानसिकता वहीं से परवरिश पाई, इन्होंने वहीं से सब कुछ सीखा है। तो जाहिर है कि ये साइंस के साथ कैसे खड़े हो सकते। इन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस से इनका कोई लेना देना नहीं। साइंस के ऊपर रोज हमला है, ज्यादा पुराने इतिहास की बात नहीं है। और ये बात नहीं है कि यूरोप के अंदर साइंस के ऊपर हमला हुआ तो ब्रूनो को जला दिया गया। हमने अपने देश के 4 ऐसे शहीदों को खोया है जो साइंस और साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे और इस वजह से उनको कत्ल किया गया। ये बात हम पाकिस्तान में भी देखेंगे। वहां 12 लोगों को कत्ल किया गया इसलिए कि वो साइंस का प्रसार प्रचार कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर 12 लोगों को या तो छोड़ना पड़ा देश या उनको कत्ल कर दिया गया इसलिए कि वो साइंस का प्रसार प्रचार कर रहे थे। तो देखना ये है कि क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कोई इतना उत्तेजित कैसे हो जाता है साइंस का प्रसार प्रचार करने वालों के ऊपर जानलेवा हमला करे, सोचा समझा साजिश के तहत हमला करे। इसका एक ही जवाब है, विज्ञान कहीं ना कहीं वो जो ढांचा चल रहा है, जो मिथकों पे, रूढ़िवादी विचारधाराओं के ऊपर खड़ा है, साइंस कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला करती है, साइंस उसको डगमगा देती है। और तब आरएसएस जैसी संस्थाएं या दूसरी धार्मिक संस्थाएं उठती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान रूढ़िवादी हिंसक लोग हों या हमारे देश के रूढ़िवादी हिंसक देश हों, वो इतने तिलमिला जाते हैं कि वो जानलेवा हमला करते हैं, लोगों की जान लेने पर तुल जाते हैं। दोस्तों, हमें एक बार फिर फैसला करना होगा कि आगे आने वाली नस्लें क्या उस रास्ते पर चलेंगी जिस रास्ते पर पाकिस्तान चला, बांग्लादेश चला, श्रीलंका चला, म्यांमार चला। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। मैं इसलिए अफ्रीका की या लैटिन अमेरिका की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पड़ोसी देश में ही हमें ये सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। अगर रास्ता वो है तो मंजिल भी वही होगी। अगर हमने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का रास्ता छोड़ा तो अगली नस्लें हमें वही करती हुई दिखाई देंगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में हो रहा है। दांव पर बहुत कुछ है, इसलिए हमें और आपको साइंस और साइंटिफिक सोच की पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक बार फिर किसी नए सवाल को लेकर।